नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग जियोग्राफी का बीपीएससी के लिए मॉडल पेपर फिर देखते हैं अगला, क्योंकि पिछला मॉडल पेपर जो मैं डाला था उसको काफ़ी लोगों को पसंद आया है, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो मुझे लगा कि हाँ, ऐसे ही प्रश्नों की आप लोगों को ज़रूरत है और ऐसे ही प्रश्न आएंगे आप लोगों को पेपर में भी देखने को ऐसे ही मिलेंगे। इसलिए आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न श्रृंखला को। और जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी का आवर्तन, आर्द्रता में अंतर, तापमान में अंतर, वायुदाब में अंतर। तो पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वायुदाब में अंतर। वायुदाब में अंतर के कारण ही पवनों की उत्पत्ति होती है। ठीक। और जो पवन चलता है वो चलता कैसे है? जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक। और ये प्रश्न पूछता है कि हवा जो है वो उच्च माध्यम से निम्न माध्यम की ओर चलता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आदिम जनजाति एबोरिजिनल्स निम्न में से किस प्रदेश के मूल निवासियों को कहते हैं? आदिम जनजाति किस मूल निवासियों को कहते हैं? ऑप्शन है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो आदिम जनजाति जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के जो हैं मूल निवासी, उन्हें कहते हैं आदिम जनजाति। ऑस्ट्रेलिया इसका सही है। ठीक। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप भी है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और जनसंख्या भी सबसे कम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी का वह क्षेत्र जो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है क्या कहलाता है? पृथ्वी का वह क्षेत्र जो कर्क और मकर रेखा के बीच है उसे क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है शीत कटिबंध, उत्तरी उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो पृथ्वी का वह क्षेत्र जो कर्क और मकर के बीच है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक ताप प्राप्त होता है। यहाँ पे सर्वाधिक ताप प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? निम्नलिखित में से किस भूभाग की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो किस भूभाग की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पे ये वाला जो भाग है
ये वाला जो भाग है ये मरुस्थल से प्रभावित है। किससे? मरुस्थल से प्रभावित है। इसी की वजह से जो है यहाँ पे जनसंख्या कम रहती है। और यहाँ पे उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा कि मनुष्य पृथ्वी की उपज है? ऑप्शन है कार्ल सावर, स्पेट, सेम्पुल, टेलर। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सेम्पुल। सेम्पुल का एक कोटेशन बहुत फेमस है, मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। ये बहुत फेमस, इसे तो आप लोग याद कर लीजिए। मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, ये सेम्पुल का कोटेशन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अच्छा इसमें इनका अगर देख लें टेलर का, तो टेलर जो हैं थोड़ा सा इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। टेलर जो हैं ये जॉन स्ट्रेटा थ्योरी दिए थे। जॉन स्ट्रेटा थ्योरी, ये प्रश्न पूछता है बहुत बार, जॉन स्ट्रेटा थ्योरी। इसको इंग्लिश में याद कर लीजिए, जॉन स्ट्रेटा थ्योरी। कार्ल सावर को अगर बात करें तो ये सांस्कृतिक भूगोल से संबंधित है। सांस्कृतिक भूगोल से ये मानव को जो है 7 भागों में उनको यही बांटे थे। कौन? टेलर। ये भी मानव भूगोल का बहुत फेमस क्वेश्चन है इनका, टेलर का। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से भारत विश्व में किसका सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो भारत विश्व में किसका सर्वाधिक उत्पादक देश है? ऑप्शन है कहवा, कॉफ़ी, गन्ना, शुगर केन, अब्रक, माइका, जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो भारत विश्व में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7, कैलिफोर्निया घाटी की जलवायु किस प्रकार की है? जो कैलिफोर्निया की घाटी है वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन है स्टेपोतुल्य, भूमध्य सागरीय, पश्चिमी यूरोप तुल्य, चीन तुल्य। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो कैलिफोर्निया घाटी की जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु है ये कैलिफोर्निया घाटी का। और जो क्षेत्र है चिली का, चिली, वहाँ पे भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी भूमध्य सागरीय जलवायु पूछती, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर जलवायु पूछता है तो भूमध्य सागरीय का ही पूछता है, क्योंकि इसका क्षेत्र कई जगह है ना, इसीलिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या है? ये प्रश्न नंबर 8, निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क से संबंधित नहीं है? इसमें कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है राजमहल,
आदिलाबाद, रत्नागिरी, अनंतगिरी। तो लौह अयस्क से संबंधित इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ये जो अनंतगिरी है ये लौह अयस्क से संबंधित नहीं है। राजमहल, आदिलाबाद, रत्नागिरी ये सब लौह अयस्क से संबंधित हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसका बात कर लें कि राजमहल है कहाँ, लौह अयस्क क्षेत्र अगर पूछ लेगा मिलान करने के लिए तो फंस जाएंगे आप लोग। राजमहल जो है ये झारखंड है, झारखंड। ठीक, ये आंध्र प्रदेश, आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश। रत्नागिरी, महाराष्ट्र, रत्नागिरी महाराष्ट्र। हो गया, राजमहल झारखंड, आदिलाबाद आंध्र प्रदेश, रत्नागिरी महाराष्ट्र। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति काष्ठ स्थलाकृति से संबंधित है? इसमें कौन सी स्थलाकृति काष्ठ स्थलाकृति संबंधित है? ऑप्शन है वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, अंधी घाटी, लटकती घाटी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? जो काष्ठ स्थलाकृति से संबंधित है वो अंधी घाटी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंधी घाटी जो है ये काष्ठ स्थलाकृति से संबंधित है। और ये सब जो हैं ये सब हिमानी है, हिमानी। वी आकार घाटी, यू आकार की घाटी जो है ये सब हिमानी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अब 10 नंबर प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित में से कौन गहन कृषि से संबंधित नहीं है? कौन गहन कृषि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है चीन में गेहूं की खेती, भारत में चावल की खेती, कनाडा में गेहूं की खेती, कैलिफोर्निया में फलों की कृषि। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? कौन संबंधित नहीं है? ये कनाडा जो है, कनाडा में गेहूं की खेती ये सही नहीं है। चावल जो है भारत, चीन गेहूं, कैलिफोर्निया में फलों की खेती होती है, ये सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। एक गेहूं की खेती तो कनाडा में भी होती है लेकिन इतना नहीं होती है। इस सब में जो है वो गहन कृषि होती है, इसमें गहन कृषि नहीं होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर के प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित में से कौन शहर भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय नहीं है? तो इसमें भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय नहीं है। ऑप्शन है हाजीपुर, जबलपुर, पटना, इलाहाबाद। 11 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पटना। पटना जो है ये रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। हाजीपुर, जबलपुर, इलाहाबाद ये सब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर के प्रश्न में क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विचारधाराओं के विकास का सही अनुक्रम है? कौन सा सही विकास का अनुक्रम है? निश्चयवाद, मात्रात्मक क्रांति, संभववाद, व्यवहारवाद। निश्चयवाद, संभववाद, मात्रात्मक क्रांति, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, संभववाद, निश्चयवाद, मात्रात्मक क्रांति। संभववाद, निश्चयवाद, व्यवहारवाद, मात्रात्मक क्रांति।
तो इसमें कौन सा सही है? 12 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 12 में सही है बी, निश्चयवाद, संभववाद, मात्रात्मक क्रांति, व्यवहारवाद। ये सही है। चलिए अगला, अब ये जो संभववाद हैं ये बहुत फेमस है। संभववाद जो शब्द दिए थे ये फेब्रे ने दिए थे, फेब्रे दिए थे, और ब्लास भी इनके साथ जुड़े थे। कौन? ब्लास। इन्हीं दो लोगों का नाम देके संभववाद का पूछता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 नंबर के प्रश्न में क्या है देखिए, कॉसमॉस नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी? बहुत फेमस है कॉसमॉस। तो कॉसमॉस किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है हम्बोल्ट, रेडजेल, रीटर, हेटनर। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट की पुस्तक है कॉसमॉस, बहुत फेमस बुक है, और ये विश्व को 5 खंडों में विभाजित किया है इस बुक के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? गहन पारिस्थितिकी बहुत फेमस शब्द है ये, गहन पारिस्थितिकी शब्द। इसका सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? ऑप्शन है ओडम ने, रॉनकियर ने, क्लीमेंट्स ने, अर्निज नेस ने। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अर्निज नेस ने ये जो है शब्द दिया था गहन पारिस्थितिकी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित हैं। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ कहाँ स्थित हैं? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। 15 नंबर का कौन सा सही ऑप्शन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है यहीं पे केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित हैं, और ये है कहाँ? ये है उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड में। और यहाँ की और प्रमुख अगर चोटियाँ देखें तो है त्रिशूल, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा मानव पृथ्वी की उपज है? मानव पृथ्वी की उपज है। अभी मैं इसके बारे में चर्चा किया था, दोबारा हो गया, ये सिंपल का है, मानव पृथ्वी की उपज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, कोसी, बराकर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर। कौन सी नदी पर है? महानदी पर, महानदी पर है ये। और महानदी जो है ये उड़ीसा की शोक नदी है, उड़ीसा की शोक नदी, उड़ीसा की शोक नदी महानदी को ही कहा जाता है। जो हीराकुंड बांध है ये 4801 मीटर लंबा है,
लंबा और 61 मीटर ऊंचा है। 61 मीटर ऊंचा है। चलिए अगला चलते हैं। 18 नंबर का प्रश्न, भारत में सागरी तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो सागरी तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 7, 8, 9, 6। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 9। 9 सागरी तट वाले राज्य हैं। कौन कौन से हैं इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पश्चिमी घाट से शुरू करते हैं। सबसे पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा के बाद कर्नाटक के बाद केरल के बाद तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। हो गए 9। ये टोटल 9 तटीय राज्य ये हैं हमारे भारत के। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न है। अब प्रश्न में क्या है ये देखिए। पहले प्रश्न है, भूकंप कौन सा संचरण है? तो भूकंप कौन सा संचरण है? ऑप्शन है तीव्र संचरण, विवर्तनिक संचरण, आकस्मिक संचरण, अत्यधिक तीव्र संचरण। तो 19 नंबर का प्रश्न है, सही ऑप्शन कौन सा है? भूकंप जो है ये आकस्मिक संचरण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भूकंप जो है ये आकस्मिक संचरण है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस भाग में कृषि की निर्भरता मानसून पर अधिक है? उत्तर प्रदेश के किस भाग में कृषि की निर्भरता मानसून पर अधिक है? ऑप्शन है पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, मध्य भाग। 20 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग जो है ये मानसून पर निर्भर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। 21 प्रश्न है, लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम है। जो लघु हिमालय में स्थित दर्रा है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है बुर्जिल, बारामूला, जोजिला, सिपकिला। तो 21 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बारामूला। बारामूला जो है वो लघु हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। देखिए इसमें क्या है, जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। अब कैसे होती है? ऑप्शन है तूफानी है, उष्णकटिबंधीय झंझावात से, लौटता मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से। तो 22 नंबर का प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी
विक्षोभ से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। महाद्वीपीय सेब की औसत गहराई कितनी है? तो महाद्वीपीय सेब की औसत गहराई कितनी है? ऑप्शन है 100 फैदम, 150 फैदम, 200 फैदम, 250 फैदम। अच्छा, इसको फीट में भी दिया गया है। 100 फैदम बराबर 600 फीट, 150 फैदम बराबर 900 फीट, 200 फैदम बराबर 1200 फीट, 250 फैदम बराबर 1500 फीट। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? 23 का। तो इसका सही जो भाग है वो महाद्वीपीय सेब का वो 100 फैदम मतलब 600 फीट तक है महाद्वीपीय सेब का। और इसका जो ढाल है वो ढाल कितना है? ढाल भी पूछता है। इसका ढाल है इसका ढाल है 1 डिग्री से 3 डिग्री। इसका ढाल है 1 डिग्री से 3 डिग्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। 24 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है। ऑप्शन है यूरोप में आल्प्स, एशिया में अरावली, अफ्रीका में एटलस, दक्षिण अमेरिका में इंडीज। तो टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 24 का बी। जो एशिया का अरावली पर्वत है ये टर्शियरी युग का पर्वत नहीं है। ठीक, ये जो है पुराने वलित पर्वत में गिना जाता है। पुराने वलित पर्वत में ये गिना जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। 25 नंबर का प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में से पश्मीना प्रजाति से संबंधित है? तो पश्मीना किससे संबंधित है? ऑप्शन है भेड़, बकरी, खरगोश, लोमड़ी। तो पश्मीना जो है ये भेड़ है। ऑप्शन नंबर ए सही है जो है। और ये अधिक मांस के लिए फेमस है। अधिक मांस के लिए फेमस है पश्मीना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। बैलाडीला। बैलाडीला कहाँ है? सबसे पहले ये तो छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला उत्पादन से संबंधित है तो कौन से उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन है बॉक्साइट के, तांबा के, लौह अयस्क के, जल विद्युत के। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क के लिए बैलाडीला फेमस है। लौह अयस्क के लिए बैलाडीला फेमस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। 27 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है किस देश में भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है? तो कौन से देश में भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है? ऑप्शन है पेरू, चिली, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
डी ब्राज़ील। ब्राज़ील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? 1972 में, 1992 में, 1974 में, 1976 में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्लू नील और व्हाइट नील नदी किस शहर में मिलती है? तो कौन से शहर में मिलती है ब्लू नील और व्हाइट नील? ऑप्शन है खार्तूम, असवान, ओमदुर्सन, अलगीजा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 29 नंबर का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, खार्तूम। खार्तूम में ये मिलती है। और इसके दोआब को क्या बोला जाता है? अभी मैं शॉर्ट वीडियो में इसके दोआब का नाम भी आप लोगों को बताया था। जो लोग शॉर्ट वीडियो देखे होंगे उनको मालूम होगा। इसके दोआब को बोला जाता है गजीरा। इसके दोआब क्षेत्र को बोला जाता है गजीरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना मतलब अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। तो घास के मैदान को क्या नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पम्पास के नाम से, प्रेरीज के नाम से, सवाना के नाम से, विल्ड के नाम से। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पम्पास के नाम से जाना जाता है अर्जेंटीना और उरुग्वे में घास के मैदान को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रेरी जो है ये यूएसए में है, यूएसए जो है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये जो सवाना घास है इसे हाथी घास के नाम से जाना जाता है, हाथी घास के नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 नंबर के प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कोरियालिस बल के विषय में सही नहीं है? इसमें कोरियालिस बल के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है, यह वायु की गति को प्रभावित करती है, यह वायु की दिशा को प्रभावित करती है, इसका परिणाम वायु की गति द्वारा निर्धारित होता है, यह ध्रुवों पर अधिकतम होती है। तो कोरियालिस बल के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 31 का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह वायु की गति को प्रभावित करती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कूट वाले प्रश्न हैं। देखिए कूट का प्रश्न है, एक और है आदिवासी, एक तरफ मूल निवास। याकूत सऊदी अरब, बद्दू केन्या, मसाई स्कैंडिनेविया, लैप्स साइबेरिया। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए और इसको मिलाना है। तो आदिवासी और मूल निवास को आइए मिला देते हैं। सबसे पहले याकूत जो है ये साइबेरिया में होता है, याकूत साइबेरिया 4। बद्दू, बद्दू सऊदी अरब, बद्दू सऊदी अरब। मसाई केन्या,
लैप्स स्कैंडिनेविया। ठीक, 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33। त्रिवार्था के अनुसार CS प्रकार की जलवायु का अर्थ है। तो CS प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, वो भी त्रिवार्था के अनुसार। ऑप्शन है भूमध्य सागरीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु, उष्ण मरु मानसूनी जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। 33 नंबर का प्रश्न, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है जो CS प्रकार की जलवायु है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु है। देखिए त्रिवार्था और थार्नथ्वेट और कोपेन, इन लोगों का जलवायु का देख लीजिएगा। कोपेन का जलवायु मैं प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं जो, और इन लोगों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34। देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, कोरल रीफ की उत्पत्ति का निमज्जन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कोरल रीफ से मतलब प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति का जो निमज्जन सिद्धांत है वो कौन प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है HB स्वेडूब द्वारा, CAM किंग द्वारा, डार्विन और डाना द्वारा, WM डेविस द्वारा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, डार्विन और डाना द्वारा। देखिए किए थे डार्विन, लेकिन इनके साथ डाना भी साथ में थे, इनके साथ डाना भी थे। चलिए अगला देखते हैं। और प्रवाल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए इसको जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो 20 डिग्री से 21 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, 20 डिग्री से 21 डिग्री टेम्परेचर। ठीक, और ये जो है उष्णकटिबंधीय महासागरों में जो है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में पाए जाते हैं ज़्यादातर। और इनके लिए बहुत ज़्यादा अवसाद भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 27% तक लवणता होनी चाहिए। जो है बहुत ज़्यादा अवसाद की वजह से भी ये मर जाते हैं। इनके लिए जो है सागरी चबूतरे होने चाहिए। ठीक, सागरी चबूतरे होने चाहिए, इसकी आवश्यकता पड़ती है इनको। यही है प्रवालों का। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। आर्द्र क्षेत्रों के आवास में विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम को कहा जाता है। आर्द्र क्षेत्र के आवास में विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम कहा जाता है। ऑप्शन है जलक्रमक, प्राथमिक अनुक्रमक, स्थिरीकरण, स्थलक्रमक। तो 35 नंबर का प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जलक्रमक। जो है इसे जलक्रमक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। यह कथन जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वह विश्व पर नियंत्रण करता है संबंधित है। तो ये किससे है? जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वह विश्व पर नियंत्रण करता है। ऑप्शन है हार्टलैंड सिद्धांत से, रिमलैंड सिद्धांत से, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल से, ग्रोथ पोल सिद्धांत से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है 36 नंबर का? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए,
हार्टलैंड सिद्धांत से। ये हार्टलैंड सिद्धांत किसका है? जो है इसे हिंदी में बोलते हैं हृदय स्थल सिद्धांत, हृदय स्थल सिद्धांत। और ये है मैकिंडर का। किसका है? मैकिंडर का है हार्टलैंड थ्योरी। ठीक। और रीमलैंड जो है ये स्पाइक मैन का है। किसका है? स्पाइक मैन का। ये भी याद करके रखिएगा। रीमलैंड, स्पाइक मैन, हार्टलैंड, मैकिंडर। चलिए आगे देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, हिस्पर हिमनद संबंधित है। तो हिस्पर हिमनद किससे संबंधित है? ऑप्शन है काराकोरम पर्वत से, महान हिमालय से, लघु हिमालय से, उप हिमालय से। 37 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन है काराकोरम। काराकोरम संबंधित है हिस्पर हिमनद। देखिए इसमें फेमस कौन कौन से हैं जान लीजिए। हिस्पर, वियाफो, बियाफो, वाल्टेरो, वाल्टेरो और सियाचिन। सियाचिन ये ग्लेशियरों का नाम देता है और इसका क्रम पूछता है तो ये क्रम से है। ठीक। इसमें और है एक, उसका नाम है ससाइनी। ये सब का कभी नाम उठा के दे देखता है कि ये क्या है। ठीक। तो उठा के ऑप्शन में रख देगा हिमनद जो है, वायु, और दो ऑप्शन कुछ और रख देगा। इस तरह से भी पूछता है। तो ये सब याद करके रखिए। विस्पर, वियाफो, वाल्टेरो, सियाचिन, ससाइमी, ये सब हिमनद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 38। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है? तो जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है। ऑप्शन है स्वपोषी, मृतपोषी, रसायन पोषी, प्राणी संभोजी। 38 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा प्रश्न स्पीड बढ़ा लीजिए। प्रश्न है 39 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आभासी मानसून का उदाहरण है? इसमें आभासी मानसून का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है यूएसए का दक्षिण पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर मध्य भाग, अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम तटीय भाग, दक्षिण एशिया। 39 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो है आभासी मानसून का उदाहरण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम तटीय भाग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं। तो प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आर्थिक घनत्व, कृषि घनत्व, कायिक घनत्व, पोषण घनत्व। तो 40 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों की संख्या, ये कायिक घनत्व है। ये कायिक घनत्व है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 41, भारतवर्ष निम्नलिखित देशों में से किसका स्थान लेते हुए चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? तो इसमें कौन सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? म्यांमार, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया। 41 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी,
थाईलैंड। थाईलैंड जो है वो निर्यातक बनकर उभरा है। थाईलैंड में एक क्षेत्र है छायो फ्राया। छायो फ्राया, यहाँ पे चावल की खेती होती है, बहुत फेमस है छायो फ्राया चावल के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन एक नियोजन प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नियोजन प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन है? ऑप्शन है भू आकृति एकरूपता, जनांकिकी विषमता, कार्यात्मक एकता, समस्याओं की समानता। 42 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कार्यात्मक एकता। नियोजन प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कार्यात्मक एकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। इसमें है कौन सी चट्टान उच्च दाब एवं उच्च तापमान के कारण बनती है? तो कौन सी चट्टान उच्च दाब एवं उच्च तापमान के कारण बनती है? ऑप्शन है परतदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, उपर्युक्त सभी। तो 43 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा है? जो उच्च दाब और उच्च तापमान से बनती है वो कायांतरित चट्टान होती है। कौन होती है? कायांतरित। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित हिमानीकृत क्षेत्र में उल्टी नाव के समान की निक्षेपात्मक स्थलाकृति का क्या नाम है? तो जो उल्टी नाव से बनती है हिमानीकृत में निक्षेपात्मक से, उसका क्या नाम है? लटकती घाटी, ड्रमलिन, नुनाटक, श्रृंग एवं पूछ। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ड्रमलिन। ड्रमलिन जो है उल्टी नाव के समान दिखाई देती है। ठीक चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। मौसम परिवर्तन की परिघटना वायुमंडल की किस परत तक सीमित है? तो मौसम परिवर्तन की परिघटना वायुमंडल की किस परत तक सीमित है? ऑप्शन है ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल। तो 45 नंबर का सही कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। मौसम परिवर्तन की जो परिघटना होती है वो वायुमंडल की क्षोभ मंडल में होती है। मौसम परिवर्तन और बादल का गरजना, बादल का गरजना और बिजली का चमकना, बिजली का चमकना, यानी जितनी भी आकस्मिक घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में होती हैं। और जो समताप मंडल है ये स्वच्छ होता है, इसमें हवाई जहाज उड़ाया जाता है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए काम आता है। ठीक, ओजोन मंडल जो है ये हमारे पराबैंगनी कीड़ों को आने से रोकता है। जो आयन मंडल जो है ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। अच्छा, एक प्रश्न मुझे याद आया क्या? प्रश्न है वान एलेन बेल्ट ये किस मंडल में पाया जाता है? वान एलेन बेल्ट किस मंडल में पाया जाता है? जिसको याद होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये है बहिर्मंडल में। बहिर्मंडल में, ठीक, बहिर्मंडल में है ये,
वान एलन बेल्ट पूछा हुआ प्रश्न है जो इसको ध्यान में रख के जाइएगा आप लोग। वान एलन बेल्ट बहिर्मंडल। चलिए अगला है, देखिए आप लोग मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो हम आप लोगों को बहुत सारी नई नई जानकारियाँ देंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न कौन कौन बनता है, कौन से नए प्रश्न पूछते हैं, वो सब। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है कि हमबोल्ट धारा प्रवाहित होती है, तो हमबोल्ट धारा कहाँ प्रभावित होती है? ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। तो 46 नंबर का प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा है? हमबोल्ट धारा जो है ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे चलती है। कौन? हमबोल्ट धारा। ठीक, हमबोल्ट धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे चलती है और ये ठंडी धारा है, ये ठंडी धारा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। देखिए प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र क्रियाशील होता है। ऑप्शन है ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक तत्वों एवं खनिजों के परिसंचरण के माध्यम से, जीव समूहों और उनके पर्यावरण के साथ बढ़ते हुए अंतर संबंधों के माध्यम से, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के एकीकरण के माध्यम से, भौतिक रासायन पर्यावरण के माध्यम से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 47 नंबर का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक तत्वों एवं खनिजों के परिसंचरण के माध्यम से। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है, पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही कालक्रम है। तो पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है? ऑप्शन है हर्सिनियन, कैलिडोनियन, चर्नियन, अल्पाइन। हर्सिनियन, चर्नियन, अल्पाइन, कैलिडोनियन। चर्नियन, हर्सिनियन, कैलिडोनियन, अल्पाइन। चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सियन, अल्पाइन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है 48 नंबर में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सियन, अल्पाइन। ये सही ऑप्शन है इसका। चलिए 49 नंबर का प्रश्न है, आइए इसको भी देख लेते हैं क्या है इसमें। 49 नंबर के प्रश्न में देखिए प्रश्न है, महासागरों में ताप प्रवणता परत थर्मोक्लाइन लेयर का मुख्य अभिलक्षण है। तो मुख्य अभिलक्षण क्या है? आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन है यह जल की सबसे ऊष्म परत होती है जिसमें तापमान सभी गहराइयों पर लगभग एक समान होता है। इस परत में गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। इस परत में तापमान कम होता है पर गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता नहीं। अगला ऑप्शन है इस परत में तापमान गहराई बढ़ने के साथ तेजी से गिरता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है जो ताप प्रवणता का मुख्य लक्षण है वो है इस परत में तापमान गहराई बढ़ने के साथ तेजी से गिरता है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। इसमें क्या है देखिए प्रश्न नंबर 50 में, विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? तो विश्व के
कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। तो 50 नंबर का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही है, जो न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होता है। ठीक, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। यहाँ का जो पूरे वर्ष का जो औसत तापमान होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है औसत, और इसका जो अधिकतम वार्षिक तापांतर जो है वो अधिकतम वार्षिक तापांतर 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इक्यावन नंबर का प्रश्न है, देखिए, सूची मिलाना है सूची 1 के साथ सूची 2 को। सूची 1 में महासागरीय धाराएं और एक तरफ है महासागर के नाम। आइए देखते हैं इसको। देखिए दिया है अगुलहास धारा दक्षिणी हिंद महासागर, हम्बोल्ट धारा दक्षिणी अंत महासागर, क्यूरोसियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, बेंगुला धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो 51 नंबर का प्रश्न है, आइए इसको मिलाते। देखिए अगुलहास धारा ये दक्षिणी हिंद महासागर की सही है एक। जो हम्बोल्ट की धारा है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर की है, दक्षिणी प्रशांत महासागर 4 हो जाएगा। क्यूरोसियो जो है वो उत्तरी प्रशांत की है 3। बेंगुला जो है वो दक्षिणी अंध की है। ठीक, 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी मैं एक मैप पे पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जो पूरी धारा को मैं उस पर दर्शाऊंगा और कैसे कैसे धाराएं गई हैं वो सब दिखाऊंगा आप लोगों को। जल्दी उसका वीडियो बना रहा हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया? सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल का शब्द का प्रयोग कौन किया? ऑप्शन है हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, रेडजेल, रिस्थोफेन। तो 52 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने ये प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है कथन और कारण वाला। कथन है उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व का सबसे व्यस्त महासागरीय व्यापारिक मार्ग है। कारण है यह मार्ग पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करता है, मतलब जोड़ता है, जो विश्व के 2 सर्वाधिक विकसित प्रदेश हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में विश्व की सबसे व्यस्त महासागरीय व्यापारिक मार्ग है, ये बात सही है। और जो यह मार्ग पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करता है, मतलब जोड़ता है, ये भी बात सही है, क्योंकि ये विश्व के 2 सर्वाधिक विकसित प्रदेश हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। जेट स्ट्रीम किस अवस्था में रासवी तरंग का निर्माण होता है? जेट स्ट्रीम की किस अवस्था में रासवी तरंग का निर्माण होता है? ऑप्शन है प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। 54 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अवस्था। अभी तक सब लोग यही जानते होंगे कि रासवी तरंग जेट स्ट्रीम धारा को
जो है रासवी तरंग के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये जो रासवी तरंग का निर्माण होता है द्वितीय अवस्था में होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55, किस प्रकार के पौधों का जीवन केवल एक मौसम ही होता है? किस प्रकार के पौधों का जीवन केवल एक मौसम ही होता है? ऑप्शन है फाइनरोफाइट्स, हेमिक्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स, क्रिस्टोफाइट्स, थेरोफाइट्स। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, थेरोफाइट्स। थेरोफाइट्स इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। ठीक, 55 नंबर प्रश्न भी कोट वाला है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। आइए मिलाते हैं। एक तरफ घटक है, दूसरी तरफ स्थलाकृति है। नदी जल, जीवजैन, हिमनद, ड्रमलिन, भूमिगत जल, गोखुर झील, पवन, लैपीज। तो आइए इसको मिलाते हैं। सबसे पहले नदी जल जो है, नदी जल एक गोखुर झील हो जाएगा 3। हिमनद, हिमनद जो है ये ड्रमलिन हो जाएगा। उसके बाद भूमिगत जल जो है ये लैपीज हो जाएगा, और पवन जो है ये जीवजैन हो जाएगा। तो 3, 2, 4, 1 ये है। इसमें जो है कि ABC करके दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये इसका सही है, नदी जल, गोखुर झील और हिमनद, ड्रमलिन, भूमिगत जल, लैपीज, पवन, जीवजैन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊंचाई का मेघ है? इसमें मेघ दिया है, सबसे ऊंचाई वाला मेघ कौन सा है? ऑप्शन है अस्तरी मेघ, मध्य स्तरीय मेघ, स्तरीय कपासी मेघ, पश्चाप कपासी मेघ। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पश्चाप कपासी मेघ। ये अधिक ऊंचाई वाला मेघ है। मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ नेट का, उसमें किसी एक क्वेश्चन पे मैं जो है वो भी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी आप जाके प्रश्न देख सकते हैं। अच्छे प्रश्न हैं, कोई ज़रूर नहीं कि वो नेट के लिए मैं बनाया तो PhD के लिए उसमें से नहीं आएगा। वहाँ पे आगे जाके अगर आप लोग देखेंगे तो मेघ के बारे में मैं पूरा विस्तृत चर्चा किया हूँ। वहाँ पे सारे मेघ को, मेघ जो है इनको 3 भागों में बांटा गया है। तीनों में कौन कौन पार्ट हैं और कैसे कैसे हैं, उसमें हेलो किस अथु मंडल में बनता है, ये सब का मैं चर्चा किया हूँ। जिसको ज़रूरत हो जाके देख सकता हो, आराम से वहाँ पे उपलब्ध है प्ले लिस्ट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता नहीं मिलती है? भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता किस में नहीं मिलती है? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिम यूरोप, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग। 58 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम यूरोप में जो है इसका भाग देखने को नहीं मिलता विशेषताएं, बाकी सब जगह मिलती हैं। 59 नंबर का प्रश्न है, देखिए, समुद्र का खारापन सर्वाधिक है, तो समुद्र का खारापन सर्वाधिक कहाँ है? तो ऑप्शन है भूमध्य रेखीय प्रदेश में, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उपध्रुवीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। 59 नंबर का प्रश्न है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, विश्व में अग्रणी चांदी उत्पादक देश है, तो सबसे अधिक चांदी का उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मेक्सिको। मेक्सिको बहुत फेमस है चांदी के लिए, अग्रणी विश्व में देश है। और यहाँ पे जो है एक खान है चिहुआ हुआ, चिहुआ हुआ बहुत फेमस है, ये चांदी के लिए मिलान करने के लिए देता है चिहुआ हुआ का। इस चिहुआ हुआ है
और एक और है यहीं पर, वो है हियालगो, हियालगो ये भी है। ठीक, इसको हियालगो को जो है इसको पचुका खान के नाम से भी जानते हैं, पचुका खान। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो बस आज के लिए इतना ही है। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।